गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता अकोदिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम राजनीति विज्ञान के व्यवस्था दृष्टिकोण के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने शक्ति, सत्ता व औचित्य पूर्णता के बारे में पढ़ा। बच्चों, राजनीतिक व्यवस्था उपागम राजनीति विज्ञान ने समाजशास्त्र से अपनाया है और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हमें व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था व उपव्यवस्थाओं की धारणाओं को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से संपूर्ण समाज है उसको यहाँ पर हम सामाजिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसी समाज में बहुत सी उपव्यवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व अन्य कई सारी उपव्यवस्थाएं पूरे पर्यावरण में पाई जाती। चूँकि राजनीतिक व्यवस्था के पास वेद बाध्यकारी शक्ति होती है और वह संपूर्ण समाज की अन्य व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने की पावर रखती है या शक्ति रखती है, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था को हम अन्य उपव्यवस्थाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। चूँकि हम यहाँ पर राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ राजनीतिक उपव्यवस्था के बारे में या राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वास्तव में आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा द्वारा परंपरागत राजनीति विज्ञान के राज्य एवं सरकार के अध्ययन से संबंधित सारे दोषों का अंत किया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत राज्य एवं सरकार के औपचारिक अध्ययन के साथ ही इसके अनौपचारिक अध्ययन पर भी अत्यधिक बल दिया है। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा इस वास्तविकता को प्रकट करती है कि राज्य एवं सरकार जैसी संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति, कार्य व भूमिका व्यवहार में समाज के अनौपचारिक समूहों जैसे धर्म, वर्ग, जाति, दबाव समूह आदि राजनीतिक मनोवृत्तियों तथा व्यक्तियों के पारस्परिक अंतर्संबंधों से प्रभावित, सीमित एवं मर्यादित होती है। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे रॉबर्ट हाल की परिभाषा की। रॉबर्ट हाल कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का ऐसा दृढ़ रूप है जिसमें पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण, प्रभाव, शक्ति तथा अथवा सत्ता शामिल रहती है। वहीं लासवेल व केपलर ने कहा है, राजनीतिक व्यवस्था ऐसी प्रक्रिया है जो कठोर दंड के वास्तविक प्रयोग अथवा उसके प्रयोग की धमकी द्वारा नीतियों को लागू करती है। इसी के साथ हम यहाँ पर आमंड की परिभाषा की भी बात करेंगे, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था उपागम के जो दो महत्वपूर्ण उपागम है उसमें डेविड ईस्टन के द्वारा व आमंड के द्वारा इसका प्रतिपादन किया है। आमंड कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाने वाली अंतर क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जो अधिक या कम मात्रा में विधिक भौतिक बाध्यता के प्रयोग द्वारा अथवा उसके प्रयोग की धमकी द्वारा एकीकरण तथा अनुकूलन के कार्यों को करती है। आमंड ने इस परिभाषा में दो तथ्यों की बात की है, जिसमें पहला है, इसने भौतिक बाध्यता का अर्थ केवल बल नहीं है अपितु विधि सम्मत बल है, अर्थात इसका अर्थ है शक्ति से समझना चाहिए। दूसरा, एकीकरण का अर्थ पूर्ण एकता नहीं है अपितु विभिन्नताओं के बीच व्यवहारिक एकताओं के उत्पन्न होने को इन्होंने बताया है। वहीं डेविड ईस्टन ने जो परिभाषा प्रस्तुत की है उसमें डेविड ईस्टन कहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में अंतर क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज में मूल्यों का सत्तापूर्ण तथा बंधनकारी वितरण किया जाता है और इसे लागू भी किया जाता है। डेविड ईस्टन की परिभाषा में मूल्यों का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था द्वारा लिए गए ऐसे महत्वपूर्ण और आधारभूत निर्णय जिनके आधार पर सत्ता द्वारा कानून बनाए जाते हैं और इन्हें संबंधित पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है। जब कोई राजनीतिक व्यवस्था अपने से संबंधित समाज के में मूल्यों का वितरण करती है तो इससे यद्यपि कुल मिलाकर सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से कुछ वर्गों को इससे लाभ व कुछ वर्गों को इससे हानि होती है। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक व्यवस्था की
प्रमुख गुणों या लक्षणों की। राजनीतिक व्यवस्था में अनेक ऐसे विशिष्ट गुण अथवा लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो अन्य गैर राजनीतिक व्यवस्थाओं में नहीं पाए जाते हैं। इन गुणों या लक्षणों के आधार पर हम राजनीतिक व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं में स्पष्ट अंतर कर सकते हैं। आमंड एवं पावेल के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के जो गुण बताए गए हैं वो 4 हैं। उसमें पहला है औचित्यपूर्ण सत्ता अथवा वेद बाध्यकारिता। राजनीतिक व्यवस्था का एक विशेष गुण इसमें वेद बाध्यकारी बल का निवास है, जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण समाज के हितों की विभिन्नता में एकीकरण करती है। यह अपने वेद बाध्यकारी बल के आधार पर निर्णय लेती है, कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। दूसरा जो गुण है वह है व्यापकता। राजनीतिक व्यवस्था अपनी संरचना की दृष्टि से अत्यंत व्यापक या विस्तृत होती है। किसी राजनीतिक व्यवस्था में केवल वैधानिक संस्थाएं शामिल नहीं होती है, अपितु राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा धार्मिक, आर्थिक, जातीय, नस्ली आदि समूह के साथ ही अनियमित समूह और ऐसे व्यक्ति भी शामिल होते हैं जिनकी अंतर्क्रियाएं राजनीतिक व्यवस्था के निर्णयों एवं इन्हें लागू करने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तीसरा जो गुण है वह है पारस्परिक निर्भरता या अन्योन्याश्रितता। राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न भाग एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसका सरल अर्थ कि राजनीतिक व्यवस्था के किसी एक भाग में परिवर्तन आने पर उसके अन्य भाग भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था में बहुदलीय प्रणाली के स्थान पर द्विदलीय प्रणाली की स्थापना हो जाए तो व्यवहार में उसकी प्रशासनिक व्यवस्था एवं सामान्य व्यवस्था राजनीतिक जीवन भी उससे प्रभावित होगा। इसी प्रकार यदि राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद आर्थिक समूहों की अंतर्क्रियाओं में उग्रता आ जाए तो इससे राजनीतिक व्यवस्था की वैधानिकता, संस्थाएं और उसकी औपचारिक संस्थाएं व समूह भी प्रभावित होने लगते हैं। चौथा जो गुण है वह है सीमाओं का अस्तित्व। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की अपनी सीमाएं होती हैं। वह किसी एक बिंदु से शुरू होती है और किसी एक निश्चित बिंदु पर जाकर समाप्त होती है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था की अपनी सीमाओं का अस्तित्व है और ये सीमाएं अन्य व्यवस्थाओं की सीमाओं से भिन्न है। व्यवहार में राजनीतिक व्यवस्था की सीमा इस तथ्य को प्रकट करती है कि राजनीतिक व्यवस्था के कार्य अन्य व्यवस्थाओं से भिन्न प्रकार के हैं। राजनीतिक व्यवस्था की सीमा का अस्तित्व अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में राजनीतिक व्यवस्था को स्वयं एक स्वायत्त व्यवस्था बनाता है। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं या लक्षणों की। तो आमंड के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की 5 सामान्य विशेषताएं या लक्षण बताएं, जिसमें पहला है राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता। स्टूडेंट्स, राजनीतिक व्यवस्था की यह विशेषता बताती है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक किसी भी प्रकार के समाज को की अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था अवश्य होती है। इसका सरल अर्थ है कि प्रत्येक समाज के पास अंतर्क्रियाओं की एक ऐसी औचित्यपूर्ण शक्ति व्यवस्था आवश्यक होती है जो उसकी आंतरिक एवं बाह्य व्यवस्था को बनाए रखती है। हम किसी भी काल में ऐसे व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें राजनीतिक व्यवस्था नहीं हो। दूसरा, राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ राजनीतिक संरचनाएं जरूर होती हैं जो औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की होती है। इन राजनीतिक संरचनाओं की मदद से ही राजनीतिक व्यवस्था अपने कार्य करती है। यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल की सरल राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं भी सरल प्रकार की होती थी और आधुनिक जटिल राजनीतिक व्यवस्थाओं में
जटिल प्रकार की हमें राजनीतिक संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। तीसरी जो विशेषता है वह है राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं राजनीतिक कार्यों को अवश्य करती है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार कोई राजनीतिक व्यवस्था 4 निवेश कार्यों को करती है और 4 निकास कार्यों को। एक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किए जाने वाले 4 निवेश कार्य हैं राजनीतिक समाजीकरण व भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण या एकत्रीकरण, राजनीतिक संचार। राजनीतिक व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले जो 3 निकास कार्य हैं वह है नियम निर्माण, नियमों को लागू करना तथा नियम के आधार पर न्यायिक निर्णय देने का कार्य करना, जो कि हमारे विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य हैं। चौथी जो विशेषता है वह है राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यात्मकता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाई जाने वाली राजनीतिक संरचनाएं बहुत कार्यवादी होती हैं। प्रत्येक राजनीतिक संरचना किसी विशेष कार्य को करती है, किंतु वह इस विशिष्ट कार्य के अलावा कुछ अन्य या ऐसे अनेक कार्यों को भी करती है। जैसे उदाहरण के लिए उदारवादी लोकतंत्र में नौकरशाही नामक राजनीतिक संरचना का प्रमुख एवं विशिष्ट कार्य है प्रशासनिक कार्यों को करना, किंतु यह नीतियों के निर्माण एवं नियम निर्माण के कार्य को भी प्रभावित करती है। आधुनिक उदारवादी लोकतंत्रों में नौकरशाही अर्थविधायी एवं अर्ध न्यायिक कार्यों को भी करती है। अगली जो विशेषता है वह है राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक रूप से मिश्रित लक्षण वाली होती है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित व्यवस्थाएं पाई जाती है। ऐसी कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती है जिसे पूरी तरह से परंपरागत अथवा पूरी तरह से आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था कहा जा सके। सामान्यतः जिसे परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है उसमें भी आधुनिकता के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, और इसी प्रकार सामान्यतः जिसे आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है उसमें भी पुरातनता के कुछ अंश मौजूद होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य विशेषताओं की जिनकी चर्चा आमन के द्वारा की गई है। उनमें पहली है राजनीतिक साधन एवं प्रभाव संबंधी असमानता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सदैव ही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने से संबंधित राजनीतिक व्यवस्था में अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने की तीव्र कामना रखते हैं, किंतु राजनीतिक प्रभाव की स्थापना तत्व ही हो सकती है जब इन व्यक्तियों का राजनीतिक साधनों पर अधिकार हो। राजनीतिक साधनों से यहाँ अर्थ है शिक्षा, धन, सामाजिक स्तर, मताधिकार, सरकारी तंत्र से संबंध, विधि निर्माण का अधिकार आदि। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में देखने में आता है कि समाज में राजनीतिक साधनों के वितरण में असमानता होती है, और इसका परिणाम यह होता है कि जिन व्यक्तियों का राजनीतिक साधनों पर अधिकार अधिक होता है वे सरकारी नीतियों व निर्णयों को प्रभावित करने में अधिक सफल होते हैं, और अन्य प्रकार से वे अन्य व्यक्तियों के आचरण को भी अपने अनुकूल प्रभावित करने में सफल हो पाते हैं। दूसरा है संघर्षपूर्ण उद्देश्यों, मूल्यों व हितों का हल प्रस्तुत करना। राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद एवं सक्रिय समूहों एवं वर्गों के उद्देश्यों, मूल्यों और हितों में जब अत्यंत असहमति, विरोध एवं संघर्ष उत्पन्न होता है तो राजनीतिक व्यवस्था में अव्यवस्था व अराजकता पैदा होने लगती है और राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। इस स्थिति में प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था इन उद्देश्यों व मूल्यों के हितों के संघर्ष की समाप्ति के लिए अधिकारपूर्वक हल प्रस्तुत करती है। अगली जो विशेषता है वह है औचित्यपूर्णता की प्राप्ति का प्रयत्न और विचारधारा का सहारा। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का आधारभूत तत्व शक्ति है, किंतु राजनीतिक व्यवस्था शक्ति के प्रयोग के लिए कानूनी आधार को स्वीकारती। इस प्रकार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था सदैव ही अपनी शक्ति को सत्ता में बदलने के लिए प्रयत्नशील रहती है। अगली जो विशेषता है वह है सापेक्षता संबंधी। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था
का निरपेक्ष अस्तित्व नहीं होता, अपितु यह अन्य व्यवस्थाओं के सापेक्ष ही अपना अस्तित्व रखती है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदि विभिन्न व्यवस्थाओं में सापेक्षता के आधार पर दिखाई पड़ता है। और जो अंतिम विशेषता है वह है प्रतिक्रिया एवं परिवर्तन संबंधी विशेषता। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपने वातावरण अथवा परिस्थितियों के साथ प्रतिक्रिया करती है। यह अपने आंतरिक एवं बाह्य वातावरण से कुछ मात्रा में प्रभावित होती है और कुछ मात्रा में उन्हें प्रभावित करती है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों की। राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पहला है निवेश कार्य, दूसरा है निकास कार्य। राजनीतिक व्यवस्था के इन दोनों कार्यों को समझने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की एक मशीन की उपमा हम दे सकते हैं। किसी मशीन का मुख्य कार्य कच्चे माल को उत्पादित माल में बदलना होता है। मशीन के संदर्भ में हम कच्चे माल को निवेश तथा उत्पादित माल को निकास कहते हैं। इसी प्रकार मशीन दो प्रमुख कार्य करती है। यह कच्चे माल को ग्रहण करके निवेश संबंधी कार्य करती है और यह कच्चे माल को उत्पादित माल में बदलकर निकास संबंधी कार्य करती है। इसी प्रकार से एक राजनीतिक व्यवस्था भी लगभग एक मशीन की तरह निवेश एवं निकास संबंधी कार्यों को करती है। वह अपने पर्यावरण से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की मांगों को निवेश रूप में ग्रहण करती है और इन मांगों के अनुसार विभिन्न नीतियों एवं कानूनों को बनाती है और उन्हें लागू करती है, जिन्हें हम राजनीतिक व्यवस्था के निकास या निर्गत कार्य कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य एवं निकास कार्य पर डेविड ईस्टन और आमंड ने विस्तार से चर्चा की है। अगले वीडियो में हम डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे। धन्यवाद।